हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। मैं अमित सर आज आप लोग का स्वागत करता हूं हमारे और आपके चैनल E2E क्लासेस में। आज मैं जो टॉपिक लेकर के आया हूं आप सभी के बीच में केमिस्ट्री से रिलेटेड क्लास 11 के चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। चलिए हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ने से पहले इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जानना क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले नीड, हम किसी भी चीज़ को जब अप्लाई करते हैं तो क्यों अप्लाई करते, क्यों, क्या ज़रूरत पड़ा, नीड के बारे में पढ़ते हैं और कहाँ से आया, हिस्ट्री के बारे में भी जानते हैं। अगर हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग कुछ पढ़ नहीं सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। तो जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे हिस्ट्री के बारे में, तो हिस्ट्री से पहले हम लोग नीड क्यों पढ़ा, ये जरूरत है हम लोग को। सबसे पहले हम लोग जानते हैं नीड क्यों पढ़ा। अगर किसी भी चीज को पढ़ने के लिए नीड पड़े तो ही हम लोग अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ सकते हैं। सिस्टमेटिक ढंग का मतलब ये होता है अगर हम कोई भी चीज को अच्छे से पढ़ेंगे तभी हमारा इन फ्यूचर बिल्ट होगा, इन फ्यूचर में हम अच्छे से करेंगे। अगर पढ़ते पढ़ते कुछ अगर हमारा लाइफ में सक्सेस ही ना हो तो वो पढ़ाई बेकार होता है। बेकार नहीं बोल सकते हैं, नॉलेज गेन बोल सकते हैं, सक्सेस नहीं बोल सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन का एलिमेंट्स का जरूरत ही क्यों पड़ा? हम अभी मेरे पास जो 118 एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स को हम इंडिविजुअली याद नहीं कर सकते। ये इंडिविजुअल लर्न करना मुश्किल हो जाएगा। अगर एक एक करके हम 118 अगर याद करने लगे तो हमारा साल क्या, हमारा लाइफ ही खत्म हो जाएगा। लाइफ का इन द सेंस बात ये है, हम अगर 10th का बात करें, एक कार्बन का चैप्टर था, इसमें भी हम लोग बोल सकते 20% ही पढ़े हैं, 20% ही पढ़े हैं। कितना पढ़े हैं? 20%, ओनली 20% पढ़े हुए हैं। कितना पढ़े हुए? 20% पढ़े हैं। तो सोचिए 118 एलिमेंट्स है, अगर 118 एलिमेंट्स को हम एक एक करके पढ़ने जाएं तो हमारा टाइम टेकन है। इसीलिए हम लोगों को जरूरत क्यों पड़ा? क्लासिफिकेशन का। किसका? क्लासिफिकेशन का जरूरत पड़ा, नीड का जरूरत पड़ा। किसका जरूरत पड़ा? नीड का। इसीलिए हम लोग को नीड का जरूरत पड़ा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको समझाएं तो एक स्कूल में 1000 या 900 स्टूडेंट है, 900 to 1000 स्टूडेंट है। अगर स्टूडेंट है क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 स्टूडेंट है, अगर बोल दे क्लास 6 के बच्चे को क्लास 12 में जा करके बैठा करके पढ़ाइए, ये क्या पॉसिबल है? पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्लास 6 का स्टूडेंट क्या क्लास 12 में पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता है। इसी तरह से अगर हम बोले ग्रुप S, P, D और F, SPDF क्या होता है हम आगे बताएंगे। इससे पहले अगर S ब्लॉक अगर F ब्लॉक में अटैक करे या F ब्लॉक में रहे, D ब्लॉक, सॉरी ये P था ना, P ब्लॉक में रहे, D ब्लॉक F ब्लॉक में रहे, तो ये क्या पॉसिबल है? एलिमेंट्स को पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो क्यों जरूरत पड़ा? देखिए जरूरत क्यों पड़ा? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, arranging the elements in such a way that similar elements are placed together। हम अभी बोले जो सिमिलर एलिमेंट्स को एक साथ ग्रुप में प्लेस करना और डिसिमिलर को एक साथ प्लेस करना। अगर मेरा प्रॉपर्टीज इन द सेंस मेरा मेंटलिटी किसी और के साथ मैचअप होता है तो हम उसको दोस्त बनाएंगे, और मेरा प्रॉपर्टीज मेरा मेंटलिटी और किसी और के साथ मैचअप नहीं होता तो उसको हम दोस्त नहीं बनाएंगे। वही बोलते सिमिलर को एक ग्रुप में रखते हैं, डिसिमिलर को अलग ग्रुप में रखते हैं। सिमिलर को एक ग्रुप में, डिसिमिलर को एक ग्रुप में। आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। वही सिमिलर ग्रुप को एक साथ और डिसिमिलर को अलग अलग करते हैं। दिस इज नोन एज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। नीड, इजी टू स्टडी। अब किसी भी चीज का आया तो क्यों आया, ये तो होना चाहिए। क्यों आया सबसे मैटर करता, क्यों आया, किसके लिए? इजी टू स्टडी, पढ़ने के लिए। इजी टू, आसानी से हम इसको पढ़ाई कर सकते हैं। सिंगल ग्लैंस व्यू और इजी टू कंपेयर, किसी भी चीज को कंपेयर करने के लिए। अगर एक एलिमेंट है मेरे पास क्लोरीन
और एक है मेरे पास फ्लोरीन और एक है सोडियम। ये तीन, क्लोरीन का प्रॉपर्टीज कुछ अलग होगा, फ्लोरीन का प्रॉपर्टीज अलग होगा, सोडियम का प्रॉपर्टीज कुछ अलग होगा। इजी टू कंपेयर, क्लोरीन से फ्लोरीन अलग होगा, सोडियम भी अलग होगा, तो कंपेयर करना इजी होगा। इसीलिए हमें नीड पड़ा किसका, क्लासिफिकेशन का, क्लासिफिकेशन का नीड पड़ा। जब तक नीड का बात करते तो सबसे पहले पढ़ने से पहले आया वो कहां से, हिस्ट्री। कोई भी चीज ऐसे तो आता नहीं है, हिस्ट्री होता है, इसके पीछे हिस्ट्री होता है। जैसे मोहनजोदाड़ो के टाइम पे, हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे भी तो गोल्ड और सिल्वर तो थे, एल्यूमिनियम थे, तब भी तो यूज होते थे, लेकिन वो लोग को पता नहीं था ये गोल्ड एलिमेंट्स है, ये सिल्वर एलिमेंट्स है और ये एल्यूमिनियम एलिमेंट्स है। तो कब आया था हमारा एलिमेंट, सबसे पहले देखते इन 1800 ओनली 31 एलिमेंट्स आर नोन। कब, 1800 1800 ईस्वी में कितने एलिमेंट्स नोन थे, 31 एलिमेंट्स नोन थे। बाय और 1885 में कितने, उसके डबल से मोर देन डबल हुआ, मोर देन डबल। 31 इंटू 2 62 होता है और यहां पर एलिमेंट कितने खोजे गए, 63 एलिमेंट्स का खोज हुआ। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट। जैसे हम बोल सकते हैं, हम बोले अभी सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना होगा। किसी भी चीज को पढ़ने से पहले एक सिस्टमेटिक, अगर आप पूरे दिन पढ़ते हैं, पूरे दिन पढ़ते घर में, अगर आपका सक्सेस ही नहीं मिल रहा तो वो आपका सिस्टमेटिक ढंग नहीं है। अगर आप 5 ही घंटा क्यों ना पढ़े, 2 ही घंटा क्यों ना पढ़े, आप एक सिस्टम से पढ़ रहे हैं, सिस्टमेटिक अपना टाइम टेबल को प्लान कर रहे हैं, वो आपको सक्सेस दे रहा, तो वो क्या कहलाएगा, सिस्टमेटिक ढंग से कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिस्टमेटिक। तो चलिए हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री के बारे में जब बात कर रहे हैं, तो हिस्ट्री के बारे में जब बात करें तो कोई साइंटिस्ट आए होंगे, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बाद जो आए थे, कौन आए थे, डॉबर्नियर साहब आए थे। कौन आए थे, डॉबर्नियर साहब। क्या रूल दिए थे, डॉबर्नियर ट्राइड्स के रूल दिए थे। कब आए थे, 1829 में। कब आए थे, 1829 में। आपको केमिस्ट्री पढ़ रहे, हिस्ट्री तो पढ़ नहीं रहे, डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी याद रख लीजिएगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने एक रूल दिया था 3x3 का, उन्होंने एक रूल दिया था 3x3 का। टोटल उन्होंने 9 ही एलिमेंट का खोज किया था। कितने एलिमेंट का खोज किया था, 9 एलिमेंट। कितने, 9 एलिमेंट। उन्होंने एक रूल दिया 3x3 का, जिसी को हम ट्राइड्स रूल के नाम से जानते हैं। क्लासिफाई एलिमेंट इन ग्रुप ऑफ 3 एंड अकॉर्डिंग टू डॉबर्नियर दैट एटॉमिक वेट, किसके बाद, ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डॉबर्नियर साहब ने किस पे बात किया था, एटॉमिक वेट पे बात किया था। ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड एलिमेंट। क्या बात किया था, उन्होंने 3x3 का एक रूल दिया था, और जो उन्होंने बोला था एटॉमिक वेट पे बात किया था। उन्होंने क्या बोला था, एटॉमिक वेट पे जो मेरा फर्स्ट और थर्ड का जो एटॉमिक वेट होगा बाय अर्थमेटिक मीन, मतलब जो अगर डिवाइड करेंगे सम ऑफ फर्स्ट और थर्ड का सम करके जो डिवाइड करेंगे 2 से, तो वो मेरा सेकेंड के बराबर होगा, सेकेंड के बराबर होगा। द क्राइटेरिया ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एन एटॉमिक वेट, हम अभी बोले, इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। एटॉमिक वेट, क्या, एटॉमिक वेट, क्या, एटॉमिक वेट। ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ ट्राइड्स, ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ ट्राइड्स के बारे में। तो उन्होंने, हम बोले 3x3 एलिमेंट्स का रूल दिया था। 1 2 3 ही एलिमेंट्स निकाले, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप और 3 ग्रुप पे 3 एलिमेंट्स करके उन्होंने रखा था। चलिए अब आगे चलते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं, डॉबर्नियर साहब ने क्या बात किया था, 3x3 का रूल दिए थे उन्होंने। 3x3 9 एलिमेंट्स का खोज किए थे। सबसे पहला ग्रुप में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को रखे थे। सेकंड में कैल्शियम, स्ट्रोनियम और बेरियम को रखे थे। थर्ड में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को रखे थे। इसका एटॉमिक नंबर बाद में बात करते हैं। इसका एटॉमिक का सिंबल क्या होता है, Li लिथियम का, सोडियम का Na और पोटेशियम का K होता है।
तो एटॉमिक मास नंबर 1 का और नंबर 3 का जो एटॉमिक मास होता है वो 2 के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, तो चलते हैं देखते हैं कैसे बराबर होगा। उन्होंने क्या बोला था, अर्थमेटिक सम के बारे में बात किया था। उन्होंने डॉबेनियर साहब ने क्या बात किया था, अर्थमेटिक सम के बारे में बात किया था। जो फर्स्ट का सम फर्स्ट और थर्ड का सम जो होगा वो सेकंड के फर्स्ट और थर्ड का जो सम आएगा उससे 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो वो सेकंड के बराबर होगा। मतलब अगर हम सम करते हैं, सम तो सबको जानते हैं, कितना हो जाएगा 46 होगा, बाई 2 से काटेंगे तो 23 आ रहा है। देखिए तो 23 आ रहा है मेरा आंसर, और 23 किसका है, सोडियम का है। 23 सोडियम का, मतलब फर्स्ट और जो थर्ड वन होगा वो दोनों के एटॉमिक मास को सेम अगर सम करेंगे, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा कौन आएगा, सेकंड का वैल्यू आएगा। सेकंड का वैल्यू या बराबर आएगा। सेकंड में भी सेम करते हैं, 40 प्लस 137 को ऐड करते हैं, 137 और 40 को ऐड करते हैं 7 7 और 177 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो लगभग कितना आएगा 88.5। मेरा मैथ अगर सही है तो देख लीजिएगा, आप लोग का तो मेरे से अच्छे होगा। 88.5 लगभग देखिए सेकंड के बराबर आया, लगभग सेकंड के बराबर आया। थर्ड ग्रुप में भी देखते हैं हम 35.5 और 127 35.5.0 5 2 5 6 और 1 कितना हो रहा है, 2 से पॉइंट यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 81.5 आ रहा है। कितना आ रहा है 81.5। लगभग देखिए 81.5 लगभग 2 के बराबर आ रहा है, लगभग 2 के बराबर आ रहा। तो उनका रूल यहाँ तक सही साबित हो रहा था, इनका रूल यहाँ तक सही साबित हो रहा था। उन्होंने बोला एटॉमिक मास के बराबर होगा, 3 × 3 9 टोटल एलिमेंट 9 दिए, लेकिन कुछ इसमें खामियां आ गया, कुछ इसमें गलतियां आ गया। जब तक गलती आएगा नहीं तब तक हम सीखेंगे नहीं। चलिए देखते हैं गलतियां क्या था। देखिए डॉबेनियर साहब का कुछ गलती आ गया, यहाँ पर कुछ गलती डॉबेनियर साहब ने किए। नॉन एलिमेंट तब कितने थे 31, लेकिन वो डिस्कवर्ड कितना किए, ओनली 9। तो इतना नॉन एलिमेंट को डिस्कवर भी उन्होंने कर नहीं पाए। तो इन्होंने कुछ, अगर इंसान अगर गलती नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे। अगर मेरे पास अभी 118 एलिमेंट्स है, कितना है 118 एलिमेंट्स है, अगर उन्होंने 9 तक ही सीमित रह जाता, वहीं तक अगर एलिमेंट्स रह जाते तो हम लोग 118 तक पहुंचते कैसे। कहीं पहुंचने के लिए गलती भी जरूरी होता है। तो उन्होंने गलती क्या क्या किया, चलिए पढ़ते हैं। ही इग्नोर लाइटर एंड हैवियर एलिमेंट, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। लाइटर और हैवियर एलिमेंट को उन्होंने इग्नोर किया, किस पे, कौन, डॉबेनियर साहब ने। सेकंड, ही वाज डिस्कवर्ड ओनली 3 एलिमेंट इन ट्राइड्स एंड ग्रुप वाज नॉट एफिशिएंट टू क्लासिफिकेशन। उन्होंने 3 × 3 का रूल दिया जो कि एफिशिएंट नहीं थे, हमारे प्रेडिक्ट टेबल में एफिशिएंट नहीं थे। ही वाज नॉट डिस्कवर्ड ऑल नोन एलिमेंट वाज क्लासिफाइड, तब कितने एलिमेंट डिस्कवर थे, हम अभी बोले तब 31 एलिमेंट डिस्कवर थे, लेकिन उन्होंने 31 ही थे ना, 38 और 63 तक थे, 63 तक थे, लेकिन उन्होंने ओनली 9 एलिमेंट तक ही खोज किया। उन्होंने 9 एलिमेंट के बाद उन्होंने बोला मेरे पास इतनी कैपेसिटी है, हम इतना ही खोज सकते हैं और नहीं है। तब इनका थ्योरी यहाँ पर समाप्त होता, फिर और भी नया थ्योरी आते हैं। चलिए कौन है वो थ्योरी, हम आगे पढ़ते हैं। कौन है वो साइंटिस्ट जिन्होंने डॉबेनियर साहब को फेल करके उनके आगे बढ़े, कौन है, न्यूलैंड्स है। कौन है, न्यूलैंड साहब है। कौन है, न्यूलैंड। उन्होंने, उनका थ्योरी कब आया था, 1865 में उनका थ्योरी आया था। उन्होंने अपने थ्योरी में एक बहुत ही अच्छा काम किए थे जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। उन्होंने गाने के रूप में अपना थ्योरी को दिए थे। मुझे गाना सुनना बहुत पसंद है, गाना होना आता नहीं है तो सुनना पसंद है। अगर उन्होंने कभी गाया होगा तो सा रे गा मा पा धा नि सा सुन रहे होंगे या बाथरूम में कभी गा रहे होंगे। उन्हें सा रे गा मा पा धा नि सा नंबर 1 और नंबर 8, देखिए सा रे गा मा पा धा नि सा 1 और 8 का साथ साथ मैच कर रहा, मतलब सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो उन्होंने भी इस गाने को बहुत ही सीरियसली वे में लिए और ही अरेंज द एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेज एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8 एलिमेंट
8 element were similar to the first element like a musical scale. This is known as law of octaves. हम वही बोले, ये लॉ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, पर्सनली मुझे अच्छा लगता है क्योंकि एक सॉन्ग है, गाना बहुत ही अच्छा चीज होता है, सुनना चाहिए। उन्होंने देखिए हम बोले फर्स्ट और 8 जो सा रे गा मा पा धा निशा, सारे गामा पाधा निशा जो गाना आया था, सा होता है फर्स्ट में और 8 जो होता है वो भी सा, मतलब फर्स्ट और 8 का जो एलिमेंट है वो सेम हो रहा था। इसी बेसिस पे न्यूलैंड्स ने अपना एक रूल दिए सारे गामा पाधा निशा पे, लाइक अ म्यूजिकल स्केल। किस बेसिस पे? एटॉमिक मासेस के बेसिस पे। किस बेसिस पे? एटॉमिक मासेस के बेसिस पे। देखिए न्यूलैंड्स ने किस पे बात किए थे? एटॉमिक मासेस के बेसिस पे। और क्या रूल पे बात किए थे? उन्होंने बात किए थे सारे गामा एक म्यूजिकल चेयर के म्यूजिकल स्केल पे बात किए थे, एटॉमिक, जिसका फर्स्ट एलिमेंट और उसके 8 एलिमेंट के बराबर होगा। फर्स्ट एलिमेंट 8th एलिमेंट के बराबर होगा। फर्स्ट 8 एलिमेंट, फर्स्ट 8 और फिर 7 जोड़ते हैं 15, उसका 15 एलिमेंट के बराबर होगा। किस पे? एटॉमिक वेट, एटॉमिक मासेस पे वो बात किए थे। ठीक है, चलिए देखते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो एक सीरियल ग्रुप में, देखिए ग्रुप में रखा गया है। क्या ग्रुप में रखा गया है? ग्रुप में सभी को रखा, मतलब ये 4 जो एलिमेंट है इनका प्रॉपर्टी लगभग सेम है, प्रॉपर्टी सेम है। ये 3 जो है इनका प्रॉपर्टी सेम है, ये 3 जो है इनका प्रॉपर्टी सेम है, ये 3 है इनका प्रॉपर्टी लगभग सेम है। जैसे अगर हम ही अपने आप को लेते हैं, अगर मेरा मेंटेलिटी किसी के साथ मैचअप करता तो वो मेरा दोस्त है, चाहे 2 के साथ करे, 3 के साथ करे, 4 के साथ करे, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा फ्रेंड है। अगर मेरा प्रॉपर्टीज अगर किसी लड़का के साथ मैचअप ना करे, लड़की के साथ मैचअप ना करे, वो मेरा दोस्त नहीं कहलाएगा, वो मेरा दोस्त नहीं कहलाएगा। जब तक मेंटेलिटी अगर सेम ना रहे तब तक दोस्ती करना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। और दोस्तों बहुत आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन असली दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो वही सिमिलर प्रॉपर्टीज रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? सिमिलर प्रॉपर्टीज रहना चाहिए, तभी एक के गुण दूसरे के गुण के साथ मिलेंगे। ठीक है, इन दिस टेबल sodium in the 8 element of the lithium is the first element, and similar the next 8 element of potassium is similar to the sodium। मतलब देखिए लिथियम जो है, सोडियम जो है और पोटेशियम जो है लिथियम के बराबर है, बराबर इन द सेंस प्रॉपर्टीज में सिमिलर है, प्रॉपर्टीज में सिमिलर है। और सोडियम जो है वो भी लिथियम के प्रॉपर्टीज में सेम है। मतलब अगर मेरा गुण किसी के साथ मैचअप हो रहा है वो मेरा दोस्त है, मेरा गुण जिसके साथ मैचअप हो वो मेरा दोस्त है। तो यहाँ पर भी सेम हो रहा है, पोटेशियम जो है पोटेशियम का लिथियम के साथ मैचअप हो रहा है, सोडियम का भी लिथियम के साथ मैचअप हो रहा है, तो इसका प्रॉपर्टीज सेम है। ये बात क्लियर हो गया। चलिए ये बात क्लियर होता है तो चलिए हम आगे देखते हैं। अगर न्यूलैंड्स में भी यहाँ तक बात सीमित होता तो फिर लगभग उन्होंने कितना एलिमेंट्स के अप टू कैल्शियम तक बात किए थे, अप टू कैल्शियम तक ही बात किए थे। कितना? कैल्शियम तक ही बात किए थे। चलिए अब न्यूलैंड्स का भी कुछ लिमिटेशन आया। अगर लिमिटेशन नहीं आया तो 40 एलिमेंट्स ही नोन रहता अभी तक। 180 तक पहुंचने में हम लोग बहुत सारे साइंटिस्ट आए गए, बहुत सारा रूल आया गया। हम लोग सारे रूल को एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। तो क्या रूल पे लिमिटेशन आया साइंटिस्ट के, न्यूलैंड्स के? चलिए पढ़ते हैं हम। क्लासिफाई वाज एप्लीकेबल ओनली कैल्शियम ओनली, कैल्शियम तक ही वो ओनली एप्लीकेबल हुए। कैल्शियम से जैसे ही आगे गए उनका रूल फेल हो गया। कौन सा रूल? फर्स्ट एलिमेंट और 8 एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी शो करेगा। कौन सा? फर्स्ट और 8 एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी शो करेगा, उनका रूल यहां तक फेल होता है। सेकेंड आता 2 एलिमेंट्स वेर प्लेस इन सिंगल स्लॉट, 2 एलिमेंट्स आर प्लेस इन सिंगल स्लॉट। ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी है उन्होंने। किसी को भी 1-2 एलिमेंट्स को सिंगल स्लॉट में उन्होंने ऐसे करके रखा, फर्स्ट और सेकेंड। कोई भी एलिमेंट को सिंगल स्लॉट में तो हम रख ही नहीं सकते हैं। कोई अगर मान लीजिए हाईली फ्लेमेबल हो
और कोई जैसे हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन वाटर दोनों हाईली फ्लेमेबल है, दोनों हाईली फ्लेमेबल, अगर दोनों को एक साथ रख दे क्या फॉर्मेशन करेगा, H2O का फॉर्मेशन करेगा, H2O का वाटर का फॉर्मेशन करेगा। तो अगर दोनों को एक साथ रख दे तो चलेगा, काम कैसे चलेगा, तो ये भी उनका खत्म होता है। सम एलिमेंट्स वेर पुट इन वेरी रॉन्ग ऑर्डर और प्लेस, उन्होंने क्या किया था, जैसे मन वैसे प्लेस कर दिया, कैल्शियम तो सही किए थे लेकिन जैसे मन तैसे एलिमेंट्स को प्लेस करते गए, तुम यहाँ बैठ जा, तुम यहाँ बैठ जा, वहाँ बैठ जा, तो हम लोग क्लासिफिकेशन का जरूरत ही क्या पड़ता, आराम से बैठे रहते थे ना। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा के टाइम भी तो एलिमेंट्स थे, वो कोई तो जरूरत नहीं था सोडियम का खोज करने का, था ना, नहीं रहता तो अचानक तो आए नहीं थे, आराम से उन्होंने गलत स्लॉट पे, ये भी रूल फेल होता। नो प्रेडिक्शन फॉर द फ्यूचर एलिमेंट, उन्होंने कोई प्रेडिक्शन नहीं किया फ्यूचर एलिमेंट्स का, उन्होंने बोला मेरा जितना एलिमेंट्स है वहीं तक होगा, शायद उन्होंने ये प्रेडिक्शन दिया, तो यहाँ तक भी इनका रूल फेल होता है। उन्होंने बस ये सिंगल स्लॉट और ऑर्डर प्लेस, अगर क्लासिफिकेशन का जरूरत आया तो सभी एलिमेंट्स को अलग अलग क्लासिफिकेशन करना होगा, तभी ना हम लोग का सही होगा, अगर नहीं हुआ तो इनका भी रूल यहाँ तक फेल होता है। लिमिटेशन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज का लिमिटेशन हम लोग को जानना चाहिए, क्योंकि इंसान गलती से ही सीखता है, गलती से अगर नहीं करते, फर्स्ट साइंटिस्ट अगर गलती नहीं करते तो हम सेकंड पे नहीं पहुंचते, सेकंड गलती नहीं करते तो हम थर्ड पे नहीं पहुंचते, और थर्ड गलती नहीं करते तो फोर्थ पे नहीं पहुंचते। फोर्थ कौन है, मॉडर्न है, कौन है, मॉडर्न प्रेडिक्टेबल है, मॉडर्न प्रेडिक्टेबल जिसको हम हेनरी मोसले ने दिया, मोसले साहब का प्रेडिक्टेबल है। थर्ड कौन है ये आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, थर्ड प्रेडिक्टेबल किसने दिया था, थर्ड प्रेडिक्टेबल है, थर्ड साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने प्रेडिक्टेबल को सेकंड के बाद अपने लाए थे, सेकंड के बाद थर्ड में कौन आए थे वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फोर्थ तो हम बता दिए हेनरी मोसले है, उनका प्रेडिक्टेबल मॉडर्न प्रेडिक्टेबल के नाम से जानता है। हम एक एक करके सभी पढ़ेंगे, आज हम सेकंड तक पढ़े, फर्स्ट और सेकंड हो गया, थर्ड आप लोग कमेंट करके बताइएगा, फोर्थ हो गया हेनरी मोसले, उन्हीं के नाम पे मॉडर्न प्रेडिक्टेबल को पढ़ा जाता है। आप लोग कमेंट के द्वारा थर्ड का जरूर से जरूर बताइएगा कौन थे, और ये साइंटिस्ट बहुत ही 10 में आप लोग पढ़े होंगे, इनके बारे में बहुत ही अच्छे थे, यहीं से अच्छा हमारा ऑटोमेटिक हमारा मॉडर्न प्रेडिक्टेबल का बनना स्टार्ट होगा। अगर ये नहीं रहते, थर्ड वाले नहीं रहते तो हमारा फोर्थ आता नहीं। इसीलिए बोला जाता गलती हमेशा करना चाहिए, गलती करके दोहराना नहीं चाहिए, गलती से सीखना चाहिए, गलती से सीख सीख करके इंसान सक्सेस की ओर जाता है। तो आज अगर फर्स्ट गलती की है, सेकेंड गलती की, थर्ड भी गलती किए होंगे तभी फोर्थ आया है, और हम उम्मीद कर सकते फोर्थ गलती करेगा तो आप में से कोई अगला साइंटिस्ट बनिएगा। चलिए आई होप आप में से कोई अगला साइंटिस्ट बनिएगा। तो मेरा लेक्चर यहीं समाप्त होता है, कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और इस E2E क्लासेस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जितना से जितना आप लोग अपने दोस्तों अपने रिलेटिव से शेयर कीजिएगा, जो पढ़ने वाले होते हैं उन्हीं से शेयर कीजिएगा, और इसके बारे में अच्छे से कमेंट कीजिएगा, और कौन थर्ड साइंटिस्ट कौन थे ये आप लोग कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टाटा आज के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।